हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आई हूं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट पर मेरे चैनल पे आपको एमसीक्यूज वीडियो मिल जाएंगी, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, बिजनेस मैनेजमेंट है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन है और भी बहुत से सब्जेक्ट हैं जिस पे आपको मेरे चैनल पे एमसीक्यूज वीडियो डिटेल वीडियो मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आपको एमसीक्यूज वीडियो या डिटेल वीडियो चाहिए हो तो सब्जेक्ट करनी मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद विच ऑफ द फॉलोइंग। लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इंटायर इकोनॉमी, जनरल प्राइस लेवल, नेशनल इनकम, ऑल ऑफ द अबव। तो पूछ रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र जो होता है, आपको पता होगा जो इकोनॉमिक्स होती है उसके दो पार्ट हो जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि व्यापक अर्थशास्त्र, उसका संबंध किससे होता है। पूरी अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का स्तर से, सामान्य मूल्य स्तर से, राष्ट्रीय आय से, अपने उपरोक्त सभी से। तो ये तीनों ही चीजें आ जाती हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर नॉट इंक्लूडेड द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इंडिविजुअल डिमांड, थ्योरी ऑफ मनी, नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है, व्यापक अर्थशास्त्र होती है, तो इसमें किसी भी इंडिविजुअल व्यक्तिगत चीज की बात नहीं की जाती, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की पूरी इकोनॉमी की बात की जाती है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल डिमांड है वो उसके क्षेत्र में नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है कहलाती है। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच स्टडीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल कॉल्ड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दीज। तो अर्थशास्त्र की वो शाखा भी इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है यानी कि व्यष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र होती है, उसमें पूरी अर्थव्यवस्था का, पूरी इकोनॉमी का अध्ययन किया जाता है, वो पूरा क्षेत्र उसमें सम्मिलित हो जाता है। लेकिन जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, वहाँ पर क्या होता है कि इंडिविजुअल फर्म्स की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, कैसे उन्हें हल किया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में उसका स्कोप आता है या क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है आपका किसी व्यक्ति की आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, तो वो हो जाएगी सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुद्रास्फीति और अपस्फीति का अध्ययन, इसके दो विभिन्न भाग हैं। स्टडी ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन आर द टू वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ दीज। जो मुद्रास्फीति और अपस्फीति है, मुद्रा संकुचन भी कह सकते हैं हम, तो वो किसके अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। सार्वजनिक वित्त के, व्यापक अर्थशास्त्र के, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के, इनमें से कोई नहीं। तो वो हो जाता है व्यापक अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसे कहते हैं। मुद्रास्फीति क्या होती है कि मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, कि बहुत अधिक मुद्रा लेकर आप जाते हैं मार्केट मनी और कम से कम वस्तुएं खरीद कर लाते हैं, यानी कि ये कह दीजिए कि उसकी क्रय शक्ति, जो परचेजिंग पावर होती है, वो कम हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है ऐसी स्थिति में। और जो संकुचन की स्थिति होती है जिसे आप डिफ्लेशन बोलते हैं, अपस्फीति, तो वहाँ पर क्या होता है मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, बहुत कम मुद्रा से भी हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो ये हो जाता है अपस्फीति या मुद्रा संकुचन। तो ये किसके भाग हो जाते हैं, ये हो जाते हैं व्यापक अर्थशास्त्र के, मैक्रो इकोनॉमिक्स के। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उपभोग की वस्तुएं क्या हैं। व्हाट आर कंजम्पशन गुड्स। Goods used for consumption in the production process. Goods such as tool, machinery, etc. which are used to create final consumption goods. Goods and services that are consumed fully when purchased by the consumers. None of the above. तो क्वेश्चन पूछ रहा है उपभोग की वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं। उत्पादन प्रक्रिया में उपभोग के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तुएं जैसे उपकरण, मशीनरी आदि जो अंतिम उपभोग की वस्तुएं बनाने के लिए उपयोग की जाती हैं, वह वस्तुएं और सेवाएं जो उपभोक्ता द्वारा पूरीतः उपभोग के लिए क्रय की जाती हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो वस्तुएं होती हैं कई तरह की होती हैं, जैसे उपभोक्ता वस्तुएं हो जाती हैं, उत्पादक वस्तुएं हो जाती हैं। तो वो वस्तुएं जो किसी दूसरी वस्तु को बनाने के लिए प्रयोग की जा रही होती हैं, तो वो उपभोग वस्तुएं नहीं कहलाएंगी। जब कोई उपभोक्ता जो कि कोई कस्टमर है, कंज्यूमर है, किसी वस्तु को खरीद रहा है और पूरी तरह से उसका उपभोग कर लेगा, तो वो हो जाता है उपभोक्ता वस्तु। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी। वह वस्तुएं और सेवाएं जो भोक्ता द्वारा पूरीतः उपभोग के लिए क्रय की जाती हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का लक्ष्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द गोल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। टू अचीव हायर लेवल ऑफ जीडीपी, टू अचीव हायर लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य क्या होता है। जीडीपी के उच्च स्तर को प्राप्त करना, उच्च स्तर का रोजगार प्राप्त करना, कीमतों की स्थिरता, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही चीजें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होती है उसके लक्ष्य में आ जाती हैं। जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं आप, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीएनपी,
INP, बहुत सी चीज़ें हैं आगे आगे क्वेश्चन आएंगे, वैसे ही आपको मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। उच्च स्तर का रोजगार प्राप्त करना और कीमतों की स्थिरता, ये तीनों ही चीज़ें इसके लक्ष्य में आ जाएंगी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय ये मिक्स्ड इकोनॉमी? मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, कॉमर्शियल एंड सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो क्या होती है आपको बताना है। तो आपको पता होगा अर्थव्यवस्था तीन तरह की होती है इकोनॉमी। एक हो जाती है समाजवादी, दूसरी हो जाती है मिश्रित और तीसरी हो जाती है पूंजीवादी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो कैसी होती है। तो जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर किसी अर्थव्यवस्था में कार्य करते हैं तो वो हो जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरह की है। और यहाँ पर जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र यानी कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्रो शब्द डैश से लिया गया है। द टर्म मैक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम डैश। द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, इंग्लिश वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज, ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन स्मॉल, फ्रेंच वर्ड मैक्रोस विच मीन लार्ज। तो आपको बताना है जो मैक्रो शब्द है, जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं उसमें जो मैक्रो शब्द है वो किससे लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है, उसका अर्थ क्या होता है। तो वो लिया गया है ग्रीक भाषा से, जिससे मैक्रोस शब्द से, और उसका अर्थ क्या हो जाता है बड़ा। इसीलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होते हैं उसे व्यापक और व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की औसत आय कहलाती है। द एवरेज इनकम ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, इन्फ्लेशन रेट, रियल नेशनल इनकम। तो आपको बताना है कि किसी देश की जो औसत आय होती है वो कौन सी होती है, क्या कहलाती है। प्रति व्यक्ति आय, अवशिष्ट आय, मुद्रास्फीति दर, वास्तविक राष्ट्रीय आय। तो औसत आय क्या होती है, अगर आपने स्टैटिक्स पढ़ी होगी या आगे आप लोग अगर स्टैटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें जो एवरेज इनकम होती है तो उससे निकालने के एवरेज का मतलब क्या होता है कि टोटल जितना दे रखा है, जितने लोगों जैसे टोटल जितने लोगों की इनकम दे रखी है और जितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स है, उसे हम जब डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है हमारे पास, एवरेज इनकम निकल आती है। एवरेज एज है, एवरेज इनकम है, जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा हो गया वो निकल के आ जाती है। तो यहाँ पर किसी देश की औसत आय की बात करें यानी कि देश की जितनी जनसंख्या है और देश की कुल जो आय है उसको जब जनसंख्या से हम कुल आय को जनसंख्या से हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है हमारी एवरेज इनकम। तो वो हो जाती है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जीडीपी की गणना के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी इन इंडिया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल स्टैटिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो जीडीपी अभी आपने पढ़ा था निकाली जाती है तो वो कौन सा मंत्रालय होता है, कौन सा मिनिस्ट्री होता है जो कि उसकी गणना करता है, ये बताता है कि देश की जीडीपी किसी वर्ष में कितनी है। वित्त मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। तो ये जो जीडीपी की गणना करता है वो मंत्रालय हो जाता है केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।